हर्षवर्धन जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद आप आए महाभारत में। मुझे ये बताइए कि ये जो इंटरव्यू की बड़ी बातें हैं मैंने एक बार बताई, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल वाले सर्वे पर अपनी बात रखी है, मुझे उस बात को रखकर उन्होंने जिस तरह एक सर्व समावेशी संस्कृति की बात करी है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने खुलकर कहा कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सुचित्रा जी, मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सी बातों को क्योंकि हमसे निकलकर पाकिस्तान बना और मुसलमानों ने अपना हिस्सा मांग लिया। इस देश में बहुत से मुसलमान बचे रह गए और इस देश का बहुसंख्यक समाज उनका पूरा सम्मान देता है, इतना सम्मान देता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ये सांसद और विधायक लगातार बने रहते हैं। इनके पिताजी भी सांसद थे, इतना सम्मान देता है। देश के हर हिस्से में मुसलमान सिर्फ बच्चे पैदा करने के मामले में नहीं बड़ा हो रहा है, हर मामले में उसको जो अधिकार है वो उसको मिल रहा है। सरकारों ने जो दूसरा अधिकार नहीं दिया होगा वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में मिला, और नीति के तौर पर घर, बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन सब में उनको अधिकार मिला। लेकिन क्या ये बड़ा प्रश्न नहीं है? और मैं इससे पहले भी इस पर चर्चा कर रहा था तो मैंने एक बात कही सब ले लेंगे कि ये अरे बीच में नहीं बोलते भाई, वारिस भाई, क्या आप तो ऐसे इस तरह की बेहूदगी नहीं करनी चाहिए। आप तो भले आदमी आप बोले मोदी जी सबको घर दे रहे, बिजली दे रहे, कमाल कर दिया आप। तो अब क्या ये भी ले लेंगे? ऐसे नहीं करना, छीन लेंगे, बिजली छीन लेंगे, पानी छीन लेंगे, भले आदमी थे। इसे बेहूदगी कहा जाता है, ये ठीक चीज नहीं, अच्छी चीज नहीं है। आप तो ठीक से बात करनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने जो सर्वे किया है वो क्या किया है, उन्होंने दुनिया के 167 देशों में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वो कैसे बढ़ रहे हैं इसकी बात की है। जहां माइनॉरिटी है मुसलमान वहां भी बढ़ रहे हैं, जहां मेजॉरिटी है मुसलमान वहां भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हिंदू चाहे भारतवर्ष हो या फिर नेपाल हो, वहां माइनॉरिटी में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कानून व्यवस्था का पालन करते हैं, क्योंकि वो जनसंख्या नियंत्रण का पालन करते हैं, क्योंकि वो जनसंख्या के जरिए संसाधनों पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और ये सब जब होगा तभी कोई देश प्रॉस्परस होगा, समृद्ध होगा। ये बात मुसलमानों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या संतुलन ये सबसे बड़ा सवाल है। जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं हो, अगर जनसंख्या संतुलन हो जाए उसका नुकसान मुसलमानों को ही हो रहा है। बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, बहुत ज्यादा आपके पास जिसको कहते हैं ना कि संपन्नता नहीं होगी, तो उसका नुकसान आपको होगा और फिर वो गलत राह पर जाएंगे। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, वो सब तभी होगा क्योंकि दुनिया के किसी देश में हिंदू ने जाकर कब्जा नहीं किया है। भारतवर्ष ने दूसरे किसी के देश पर कभी कोई हमला नहीं किया है। लेकिन जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां गृह युद्ध, आतंकवाद, दुनिया भर के संघर्ष दो देशों के बीच में वो सब हो रहा है। ऐसे में हिंदुओं का ज्यादा होना जरूरी है। देखिए हर्षवर्धन जी, आपने जब ये बात कही है तो मैं एक बार जरा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, प्रीति जी अगर आप इसे सुनेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में युद्ध की भी बात की, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने उनसे सवाल किए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त रमजान चल रहा था हमने बाकायदा शांति दूत भेजा कि उस दौरान युद्ध रोका जाए, हमने इजरायल शांति दूत भेजा था। अब ये उन लोगों के लिए है जो एक छवि मुस्लिम विरोधी मानते हैं प्रधानमंत्री की या फिर उस तरह से दर्शाते हैं। मैं सीधे उसी पर बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस सब चीजों का ढिंडोरा नहीं पीटते, लेकिन हमने ये किया। जी सुचित्रा जी, देखिए जब हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो क्योंकि एक्टिविस्ट के नाते हम लोग गांव-गांव कूचों-कूचों में जाके काम करते हैं। आज मुझे बताइए कि चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो किसी के घर में नल से पानी आ रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो महिला जो इतने सालों से अपने घर में चूल्हे पे रोटी बना रही थी, आज उसको अगर गैस कनेक्शन मिला है, चाहे उसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उसके घर के बच्चे पढ़ रहे हों, चाहे उसके गांव की रोड, सड़क, बिजली, पानी सब चीज़ें उसको मुहैया हुई हो, चाहे उसको राशन मिल रहा हो, क्या इसमें भेदभाव किया जाता है? क्या ऐसा हुआ है कि कहीं राशन की लाइन लगी हो तो आपको वहाँ पे सिर्फ हिंदू महिलाएं दिख रही हो, या क्रिश्चियन या सिख महिलाएं दिख रहे हैं, या पुरुष दिख रहे हैं? ये जो बेतुकी बात लोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो लोग करते हैं जिनकी पार्टी एक स्पेशल समुदाय पे ही काम करती है। आप अगर भारत में जितनी स्कीम्स इस समय चल रही हैं, चाहे
चाहे वो कोई गांव उठा लीजिए, कोई कस्बा उठा लीजिए, कोई राज्य उठा लीजिए, क्या उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को हो रहा है, मुसलमानों को नहीं हो रहा है? अरे भाई, ट्रिपल तलाक, हलाला जैसे चीजें उसको तो किनारे रख दीजिए, जो संसद में कानून है उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ भारत सरकार द्वारा आज जो स्कीम्स चल रही हैं, क्या उसमें किसी तरह का भेदभाव होता है? और क्यों हम इस बात से, हम इस पे झूठ कैसे बोल सकते हैं कि चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे आज विश्व में कहीं भारत का तिरंगा हो, क्या 2014 के बाद भारत की जो भूमिका रही है इंटरनेशनल लेवल पे भी, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे भी, क्या उसमें चेंजेस नहीं दिखाई दिए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि जिसको नहीं दिखाई दे रहे हैं उसको अपने आंख का ऑपरेशन कराने की जरूरत है। और एक चीज और, क्योंकि इलेक्शन पास में है, देखिए मैं बनारस से ही आती हूँ, 1 जून को हमारी वोटिंग है। जिन लोगों को पूरे देश में कहीं काम नहीं दिखता है, और इसके बाद तीसरी बार भी जनता अगर प्रधानमंत्री को जिता के लेके आए, तो आप क्या कहेंगे कि सारी जनता जो पूरे देश की है वो बीजेपी द्वारा खरीदी हुई है? जनता का जो मैंडेट है आप उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप सुबह से शाम तक मोदी खराब, मोदी खराब, मोदी ये, मोदी वो, आप बुराई। दूसरी बात, अब मैं ओवैसी साहब की पार्टी के एक बार जरा एक इंटरव्यू का एक और हिस्सा प्रीति जी सुनवाना चाहती हूँ, और वो सबके लिए है जो विपक्ष की पार्टियां, वारिस साहब नहीं पूछे। आप भी इसको सुनिए, मैं चाहूंगी नवल जी भी सुने, दुष्यंत जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, माफी के साथ कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। लेकिन आलोक जी, अगर अजय जी अगर आप इसे सुनेंगे, आप इस बात को सुनिए कि किस तरह से जो संविधान वाला हमला बार बार प्रधानमंत्री पर होता है उसको लेकर, और एक तरह से एक डिक्टेटर वाला हमला भी होता है, उस पर भी अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया और कैसे उन्होंने जवाब दिया है। जरा ये सुनिए कि किसने 100 से ज्यादा बार सरकारें डिसमिस की हैं। जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री की बात, उसके बाद वापस आ रही हूँ। आज कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी से डरिए, अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 400 पार क्यों चाहते हैं? कही जा रही है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री बने और भी ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री बने तो इस संविधान को बदल दें। कांग्रेस वगैरह ने क्या किया है? 100 से ज्यादा बार 356 का उपयोग करके बिना कारण सरकारें तोड़ दी गई। उस संविधान की भावना पर कुठाराघात था। फिर इमरजेंसी लाए, यानी सामान्य मानवी के लिए अब ये फिर से संविधान समाप्त करने का खेल खेल रहे हैं। अजय जी, जो बात प्रधानमंत्री ने कही है, क्योंकि ये बार बार एक सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन की तरह चलता है कि ये डिक्टेटर दिखाने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा किसने 100 से ज्यादा बार सरकारें डिसमिस की हैं, किसने देश में इमरजेंसी लगाई है। अब शायद लोग जब इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि 100 से ज्यादा बार सरकारें डिसमिस की गई, तो शायद वो जवाब अपने आप में माकूल है और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अजय जी देखिए, सुचरिता जी देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे तो नवल जी भी बैठे हुए हैं। अब डिक्टेटरशिप का सबसे ज़्यादा नमूना तो लालू जी ने ही झेला था, इमरजेंसी में जेल गए थे। अरे और तो और अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और आज ये उसी कांग्रेस के साथ गोद में बैठ के हम पे संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं। 1975 में 42nd अमेंडमेंट ला के संविधान की आत्मा बदल दी, प्रियम्बल में संशोधन कर दिया, सेक्युलर सोशलिस्ट कर दिया, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। संविधान को तो जितना छेड़ा कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने नहीं छेड़ा। अरे और तो और छोड़िए, शहबानों का फैसला पलट दिया, शहबानों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में का फैसला पलट दिया, बिल्कुल लोकसभा की ताकत और राज्यसभा की ताकत पे। तो लगातार संविधान बदलना, छेड़ना, छेड़छाड़ करना कांग्रेस ने ही किया है अपने विम्स एंड फैंसीज पे। आप बताइए, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार गिराई कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। राजस्थान में क्या दिक्कत था, गुजरात में क्या दिक्कत था, मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत था, सब जगह की सरकारें गिरा दी। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो तथ्यों पर आधारित बात है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने ऐसा किया है और लगातार करते आई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड कर देना, जज को राज्यसभा भेज देना, फिर राज्यसभा से लाकर फिर उसको जज बना देना, एक से एक अद्भुत काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे?